अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुख्तार अहमद, पहलवानों के शहर गुजरांवाला से। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो है रशीद साहब की कहानी। ये कहानी सुनाते हुए मुझे इंतहाई ज़्यादा खुशी हो रही है, इसलिए कि रशीद साहब का ताल्लुक़ भी उसी शहर से था जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है। आप समझ गए होंगे कि रशीद साहब का ताल्लुक़ जो है वो गुजरांवाला से था। दोस्तों, मैं रशीद साहब के पास इंडेंटिंग सीखने के लिए पेशावर गया। इंडेंटिंग एक ऐसा काम है जिसमें बैरून मुल्क से माल मंगवा के पाकिस्तान में जो ताजर हजरात हैं उनको दिया जाता है, और दरमियान में इंडेंटर जो है एक कमीशन एजेंट के तौर पे काम करता है, एक ब्रोकर के तौर पे काम करता है, और उसकी एक ख़ास परसेंटेज होती है जो माल वो बैरून मुल्क से मंगवाता है। मुझे रशीद साहब के पास मेरे एक दोस्त ने भेजा कि यार तुझे भी जो है वो बैरून मुल्क जाने का शौक़ है, तो आप ये काम जो है ना ये सीख लो, ये काम बहुत अच्छा है, आपके काम आएगा। मैं पेशावर चला गया। जब मैंने रशीद साहब को पहली दफ़ा देखा तो मेरी रूह जो है वो सरशार हो गई। उनको देखते ही मुझे ऐसे लगा कि यार मैं किसी ख़ास आदमी से जो है वो मिल रहा हूँ। रशीद साहब की उम्र तकरीबन उस वक़्त 60 साल के करीब रही होगी। रशीद साहब बरकत सन्स के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे थे जिसके 3 शहरों में दफातर थे, एक कराची, 2 पेशावर और 3 गुजरांवाला। रशीद साहब आप जो है वो पेशावर ऑफिस में बैठते थे और मुझे भी उनके साथ पौने 2 साल पेशावर ऑफिस में काम करने का मौका मिला। जो भी बात उनके बारे में बताऊंगा उसका मैं चश्मदीद गवाह हूँ। पेशावर की बड़ी बड़ी पार्टियाँ जो हैं वो रशीद साहब के साथ काम करती थी। इतनी बड़ी बड़ी पार्टियाँ थी, ख़ास तौर पे धागे की पार्टियाँ। वो रशीद साहब को सिर्फ धागे का डेनियर बताती थी और ये कहती थी कि इस डेनियर का धागा किसी भी ओरिजिन से जितना मिलता है वो ख़रीद लो। मतलब इस लेवल का काम था रशीद साहब का। तो दोस्तों, रशीद साहब अपने कारोबार के इंतहाई ज़्यादा माहिर आदमी थे। वो उस वक़्त माहाना तकरीबन 40 से 45 लाख रुपया कमीशन की शक्ल में कमाते। जिस वक़्त सोना सिर्फ 7,000 रुपये का तोला था और डॉलर जो था वो तकरीबन आई थिंक 40 रुपीज़ का था। दोस्तों, रशीद साहब इंतहाई आला किस्म की पर्सनैलिटी थे। मैं उनके साथ पौने 2 साल रहा। मैंने उनको नहाने के बाद कभी कंघी करते नहीं देखा। वो जब भी नहाने के बाद निकलते तो वो अपने बालों में ऐसे ऐसे करके हाथ मारते। उनके बाल जो थे वो ब्लैक एंड वाइट थे, आधे आधे थे तकरीबन, आधे सफ़ेद आधे काले, और इतना खूबसूरत और दिलकश स्टाइल बनता उनका कि बंदा देखता रह जाता। दोस्तों, रशीद साहब हर महीने की पहली डेट्स में कुछ अजीब किस्म का काम करते जो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। रशीद साहब जब महीने की 1 या 2 तारीख होती तो मुझे कहते कि जब ऑफ़िस क्लोज़ हो जाता, लेबर चली जाती, तो वो कहते कि यार वो फ़लाँ जो वो है सेफ़ है उसके एक ख़ास खाने में एक डायरी है, वो लेके आओ। मैं वो जाके वो एक बोसीदा सी डायरी निकालता। उसके बाद रशीद साहब अपने लॉकर को खोलते और उसमें से एक चेक बुक, ख़ास चेक बुक निकालते, वो मुझे देते और मुझे कहते कि ये जो डायरी है इसके अंदर कुछ लोगों के नाम और पते लिखे हुए हैं और उनके सामने एक ख़ास अमाउंट लिखी हुई है, तो आप ये चेक्स जो हैं उन नामों के उस अमाउंट के मुताबिक जो है फ़िलअप कर दो। उनकी जो अमाउंट होती थी वो लोगों की फैमिलीज़ के मुताबिक होती थी। तो मैं जनाब अली वो चेक लिखता, फिर वो मुझे एक और डायरी निकालने के लिए कहते जिसमें कुछ और लोगों के नाम थे जिनका ताल्लुक़ पेशावर के अलावा दूसरे शहरों से था। मैं उनके नामों के चेक भी जो है वो फ़िलअप करता। जब वो चेक फ़िलअप हो जाते तो हम ऑफ़िस क्लोज़ करके अपने घर चले जाते और सुबह जब ऑफ़िस में आते तो रशीद साहब मेरे साथ 2-3 मुलाजमों को करते और मुझे कहते कि इनको साथ ले जाएं
और ये जो चेक्स हैं, जो एड्रेस लिखे हुए हैं, उन एड्रेसेस के ऊपर जो है इन चेक्स को डिलीवर कर दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें। मैं चला जाता, जाके वो चेक तकसीम करता, और बाकी चेक जो पेशावर के अलावा होते थे वो हम जाके पोस्ट ऑफिस में जाके उनको पे आर्डर की शक्ल में जो है वो मुख्तलिफ़ लोगों के अकाउंट्स में भेज देते। दोस्तों, ये सिलसिला चलता रहा, रशीद साहब कमाते रहे। 3-4 माह के बाद मुझसे रहा ना गया। मैंने कहा कि रशीद साहब, आप ये क्या करते हैं? आप इतना पैसा हर माह कमाते हैं, बजाय इसके कि आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदें, अपना बैंक बैलेंस को बेहतर करें, अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर करें, कोई अच्छी सी गाड़ी रखें। अच्छा, रशीद साहब ने उस वक़्त कोई गाड़ी नहीं थी उनके पास, कार नहीं थी। हम टैक्सी में या रिक्शे में बैठ के पेशावर सिटी से हयाताबाद जाते। कहने का मतलब यह है कि उनके पास उस वक़्त कोई गाड़ी नहीं थी। तो अब ये क्या करते हैं, अपना सारा पैसा जो है वो महीने के शुरू में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद उनके अकाउंट में तकरीबन लाख-सवा लाख रुपया बच जाता, जो उनके ऑफिस के एक्सपेंडिचर के लिए होता। रशीद साहब ने मुझे जो जवाब दिया सर, उससे मेरी रूह तक सरशार जो है हो गई। उनका जवाब मेरी तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए काफ़ी था। वो कहते हैं कि बेटा, मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी थी कभी कि जिसको हम चाहते हैं बेहिसाब देते हैं और जिसको चाहते हैं नपतुला देते हैं। मेरी भी ये आदत थी, मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि मैं प्रॉपर्टी बनाऊं, मेरा बैंक बैलेंस हो, मेरा मेयार ज़िंदगी बहुत बेहतर हो। अच्छा, मैं जब भी पैसे कमाता अपने लिए तो मैं मेहनत बहुत ज़्यादा करता, लेकिन मेरी आमदन थोड़ी होती। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। फिर मैंने कुरान पाक की ये आयत जो है उसका मफ़हूम समझा कि अल्लाह ताला ने मुझे नपे तुले वाला जो है वो बनाया है। मैं जब बेहिसाब वाला बनने की कोशिश करूँगा तो मेरे साथ ऐसा ही होगा। तो फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं जो भी कमाऊँगा अपना ख़र्चा रख के बाकी सब जो है उसके जो हक़दार हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगा। तो बेटा, जब से मैंने ये करना शुरू किया है तो कभी पैसा ख़त्म ही नहीं होता। मेरी ज़रूरतें भी बड़े आसान तरीके से पूरी होती हैं। मैंने ये महसूस किया है, ये रियलाइज़ किया है कि तकसीम करने से पैसे को ज़रब मिलती है। ये जो उनकी बात थी, मैंने इसको बहुत इंजॉय किया कि तकसीम करो, आपका पैसा बढ़ेगा। तो दोस्तों, ये करते रहे वो जितनी देर मैं पेशावर में रहा। तकरीबन 1.25 साल उनके साथ काम करने के बाद मैं गुजरांवाला में वापस आ गया। उन्होंने बखुशी मुझे वापस भेजा। अभी थोड़ा ही टाइम गुजरा था। रशीद साहब को एक्चुअली शुगर थी बड़ी, बहुत ज़्यादा, और उनको मीठे का शौक़ भी था, और वो कोई लंबा चौड़ा परहेज़ नहीं किया करते थे। थोड़ी देर के बाद ही मुझे गुजरांवाला में पता चला कि रशीद साहब का इंतकाल हो गया है। ये सुनते ही मैं इंतहाई ज़्यादा अफसरदा हो गया, बड़ा दुख हुआ मुझे। तो मैंने जनाजे का पता किया और मैं उनके जनाजे को पढ़ने के लिए बड़े कब्रिस्तान, कलाम बड़ा कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, वहाँ चला गया। दोस्तों, मैं बचपन से एक पंजाबी का मिसरा सुनता चला आ रहा था। उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। वो पंजाबी का मिसरा आपने भी सुना होगा। वो मिसरा कुछ यूँ है कि मापे तैनू घट रोनगे, बातें रोनगे दिलां दे जानी। इस मिसरे की समझ जो है मुझे उस दिन आई। रशीद साहब का बहुत बड़ा ख़ानदान नहीं था, लेकिन उनका जनाजा बहुत बड़ा था। उनके जनाजे में पेशावर से बहुत ज़्यादा लोग थे, कराची से बेशुमार लोग थे, गुजरांवाला से तो थे ही। अच्छा, हर बंदा जो है वो दूसरे के गले लग के ऐसे रो रहा था कि जैसे उसका बाप फौत हो गया। पेशावर के लोग चूँकि मुझे बड़े अच्छी तरीके से जानते थे, उनमें से अक्सर लोग मुझे गले मिलते, दहाड़े मार के रोते और कहते कि बाऊ जी, आज साडा गॉड फादर चला गया, साढ़े खर्चे उठाने वाला दुनिया से चला गया। तो दोस्तों, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान होता है किसी बंदे के ऊपर कि अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी की
सही समझ जो है वो अता कर दे। रशीद साहब भी उनमें से एक थे। मुझे ये बताते हुए बड़ा फ़ख्र है कि मैंने उनके साथ पौने 2 साल काम किया। इस स्टोरी में एक और बात मैं आपको रिवील करता हूँ कि आमतौर पे जब हम कोई कहानी बयान करते हैं तो बहुत सारी उसमें तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं, नामों की तब्दीलियाँ, शहरों की तब्दीलियाँ, इसलिए कि वो कहानी जो है उसकी वजह से कुछ ख़ास लोग जो हैं वो हर्ट ना हों। तो दोस्तों, मुझे ये फ़ख्र है कि आज मैं ये कहानी रशीद साहब के असली नाम से बयान कर रहा हूँ, उनके ऑफिस के असली एड्रेसेस जो हैं उनके साथ बयान कर रहा हूँ, उनके असली शहर के नाम के साथ बयान कर रहा हूँ। दोस्तों, ये किसी भी बंदे की खुशकिस्मती होती है कि अल्लाह ताला आपको अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लोगों से मिलने का शर्फ़ अता करे जिनको अल्लाह ताला ने ख़ास चुना होता है लोगों की खिदमत के लिए। तो रशीद साहब भी उन्हीं में से एक थे जिनको अल्लाह ताला ने अपने बंदों की, अपनी मखलूक खुदा की भलाई के लिए चुना हुआ था। रशीद साहब काम दिल लगा के करते थे, लेकिन उनकी ज़रूरत, उनका ख़र्चा बहुत थोड़ा सा होता था, बाकी जो कुछ भी वो कमाते खल्क़े खुदा की खिदमत में दे देते। और दूसरा दोस्तों, एक और चीज़ जिसकी मुझे खुशी है कि जिस शहर से मेरा ताल्लुक़ है, इसकी वजह शोहरत यहाँ के पहलवान, यहाँ के खाबे हैं। लेकिन मुझे ऐसे लगता है गुजरांवाला में बहुत से ऐसे हीरे लोग हैं जिनका किरदार जो है वो रशीद साहब की तरह का है। तो आपको भी ख़ास तौर पे जो मेरे सोने शहर के रहने वाले लोग हैं, आपको अगर कोई ऐसा बंदा नज़र आए, ये ऐसे बंदे के बारे में आपने सुना हो, कंफर्मेशन करने के बाद पता चला हो कि ये बिल्कुल ठीक है, तो बराए मेहरबानी ये उस बंदे का खराज होता है, उसको देने की ये ज़रूरत होती है ये जवाब में कि आप उसकी कहानी जो है वो लोगों को सुनाएं, उसकी अच्छाई लोगों में बांटें। इससे क्या होगा कि हमारे समाज में जो अच्छे लोग हैं उनका ज़िक्र खैर जब होगा तो समाज में काफ़ी सारी बेहतर तब्दीलियाँ आएंगी। तो दोस्तों, आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूँ, दुआ खैर कीजिए रशीद साहब के लिए। रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, बरकतों का, रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है। तो आप भी उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि वो जन्नती हैं, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी भलाई जो वो सारी ज़िंदगी करते रहे उसके समरात जो हैं वो आखिरत में अल्लाह ताला की ज़ात उनको अता करे। दोस्तों, इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और कहानी में। अल्लाह हाफिज़।